हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ और ये आपकी क्लास 36 है। तो 10 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। और आपको पता है जैसा कि आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो मैंने ऑलरेडी कल बताया था आपको, और 10 क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम बाकी के 10 क्वेश्चंस करेंगे। और अभी ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, तो हम एक दो क्लासेस और लेंगे ताकि आपका ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो वो मिस ना हो। ओके, तो देखिए ऑलरेडी जो प्रिपरेशन है हमारी, तो इस चैनल पे हमारे सारे ही जितने भी आपका न्यू कोर्स है उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपनी प्रिपरेशन को जस्ट आप कह सकते हैं कि सेकेंड लेवल पे लेकर जाना है। मतलब ऑलरेडी हमारा जो बेसिक लेवल है कि सिर्फ आपको प्रिपरेशन जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उन टॉपिक्स को कवर करना है जिनके बारे में अभी तक वीडियोज़ नहीं है हमारे पास। प्लस जो टॉपिक्स आपके नए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो अचानक से इन्होंने पूछा है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स अब हम डे बाय डे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, दिस इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द राइट प्लेस ऑफ द लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, और अगर आपको लोगों को लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी है ऐसी आपके पास जिसके थ्रू आपको लगता है कि बेटर लर्निंग हो सकती है, तो वो स्ट्रेटजीज आप लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो चैलेंज करने की बात है और जो क्वेश्चंस की बात है, तो ये जो आंसर्स की अभी आई है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मिस्टेक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप मतलब उनको आप कितना भी सर्च कर रहे हैं बट उनका प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद सही हो और स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इसलिए मतलब हम इसको फाइनल आंसर शीट लेकर नहीं मानकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटी छोटी और सिली मिस्टेक्स इसमें की हुई है। तो अभी वेट करिए, हो सकता है ये दोबारा से कोई आंसर की रिलीज़ करें। ओके, और डेट भी देख लीजिए कि कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, क्या डेट है लास्ट। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। नुपुर ये कौन सा टॉपिक है, मतलब किस सब्जेक्ट का है, ये भी आप बता दीजिए। ओके, जिनके स्कोर सही आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, और पिछले साल जो कट ऑफ गया था उससे बेटर हैं जिनके स्कोर, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे जाएगी। अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी ही बातों पे रिलाई कर लीजिए और कल को अगर आपकी कट ऑफ नहीं आप मीट कर पाते हैं तो आप मुझको ब्लेम करिए, बट ऑफकोर्स हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो हो, अगर जो पुरानी कट ऑफ है उससे आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप ज़रूर एक गेनिंग साइड में हैं, आप ज़रूर उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर देख लीजिए। ओके, कॉमर्स का पहला यूनिट, नुपुर कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो हम बहुत जल्दी वो भी कवर करेंगे। ठीक है, कॉमर्स की क्लासेस जो हैं आप उसको देखते रहिए, तो वो यूनिट भी आपकी कवर होगी। चलिए देखते हैं आंसर। तो फिर अब क्विज शुरू की जाए कि आप लोगों को आज डिस्कशन करना है सिर्फ। चलिए क्विज देख लेते हैं, क्विज स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है वो आपका हम क्यों करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या राइट प्लेस है लर्नर की एट द बिगनिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो जब हम प्लेस को डिटरमाइन करते हैं, राइट प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए ही हमें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, जो एक्चुअल उसकी जो लर्निंग होती है या उसकी जो प्लेस ऑफ लर्निंग होती है उसको डिटरमाइन हम करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द स्टूडेंट हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट। तो कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने ऑलरेडी मास्टर किया है उस पूरे एंटायर कोर्स को या कोर्स कंटेंट को। तो जल्दी से बताइए। कविता कोर्स जो आपका कोड 55 है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस। ठीक है, आज ही आपकी क्लास आई है तो फिर आप मिस मत करिए, क्लासेस देखने लग जाइए। ठीक है,
आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आप फॉलो कर सकते हैं, कोड 55 प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसके अलावा वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। ओके, कॉमर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए, क्विज 2 का राइट आंसर है आपका डी, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जैसा कि हमें पता है कि एकदम ही लास्ट में होता है, ठीक है, जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए प्लीज़, जिनकी डिफरेंट क्वेरीज हैं वो अगर आप क्विज के बीच में करोगे तो वो मिस हो जाएंगी, मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर भी दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप रुक जाइए, क्विज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछिए, ठीक है। तो आई होप आपको समेटिव इवैल्यूएशन समझ में आ गया। ये वो इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोर्स में मास्टर्ड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन टू आइडेंटिफाई द करेंट सिचुएशन ऑफ लर्नर इन बिटवीन द लर्निंग प्रोसेस। चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, तो कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके गलत जा रहे थे, तो आई होप आज आप लोग गलती नहीं करेंगे। ओके, काजोल, मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियोस प्रोवाइड की है, ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए। आप जाएंगे, जब आप चैनल को विजिट करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट डिफाइंड है, वहाँ पे जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी। कृतिका, मैनेजमेंट की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि करेंट सिचुएशन क्या है लर्नर की। मतलब जब भी हमें लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ये डिफाइन करना होता है कि जो लर्नर है वो इस वक्त कैसा काम करे, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए हम हमेशा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। Okay, next question is, this evaluation represents the entry behavior of learner in a sequence of instruction. इकोनॉमिक्स की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। यस, आज की क्लास जो थी वो माइंड्स एक्ट के ऊपर थी, कोड 55 की। एंड एक चीज़ और है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 1 एंड जो पेपर 2 की क्लासेस उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आपका जो वीडियो है उसके ऊपर साफ साफ बड़े बड़े लेटर में लिखा रहता है, जो भी क्लासेस होती हैं उसका कोड लिखा रहता है, तो वहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी क्लास है, ठीक है, किस सब्जेक्ट की क्लास है। ओके, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि एंट्री बिहेवियर हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसके अगर एंट्री बिहेवियर को हमें जानना है तो हम कौन से इवैल्यूएशन के थ्रू वो जान सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ डैश इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो पढ़कर राइट आंसर दीजिए। ओके साक्षी, मैं वीडियो की लास्ट में बता दूंगी कल का टॉपिक क्या होगा। कंप्यूटर साइंस की भी स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट होगी, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। पूजा, वेट करिए, आपका 166 मार्क्स आ रहा है, वेट करिए, रिज़ल्ट को आने दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आइडिया हो पाएगा कि कैसे, या फिर आंसर की जो अप्रोप्रिएट आंसर की हो वो पता चल जाए। हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं स्टार्ट हुई है, एकता कुमारी। ओके, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज प्लेसमेंट। इसमें क्या बोला है, द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ डैश इवैल्यूएशन। कि इसका मतलब ये है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप ये पर्टिकुलर इवैल्यूएशन जो आपका होगा वो सक्सेसफुल होना चाहिए। मतलब जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जो स्टूडेंट है उसके पास ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पे ही आप उसको आगे की नॉलेज प्रोवाइड करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर कैसे आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। तो आई होप ये टॉपिक ये जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स विच पार्टी। फिश बॉल मेथड, ओके, मैं वो भी कवर करवा दूंगी, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी उस पर।
पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में अभी थोड़ा टाइम है। देखिए अभी मैंने कुछ हायरिंग की है, ये क्लासेस कुछ दिन चलने दीजिए आप। उसके बाद जुलाई में फिर से हायरिंग होगी और फिर से हम जो टॉपिक्स आपके बचे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स को हायर करेंगे। ओके, फिर बाकी की आपकी क्लासेस होंगी। एक साथ ही सबको मतलब करना और सारी क्लासेस प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा क्यूबरसम प्रोसेस हो जाती है। एजुकेशन की भी स्टार्ट होगी क्लास, वी विल ट्राई कि जल्दी हो जाए। ओके, राइट आंसर है आपका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हेल्प्स विच पार्टी, ये क्वेश्चन था आपका। तो आप ये बताइए कि जब भी आपको फीडबैक मिलता है, आपने मान लीजिए इवेल्युएशन किया, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया, और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मान लीजिए क्लास टेस्ट है, आपने कोई क्लास टेस्ट किया, तो उसका जो फीडबैक होगा, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, वो किसको हेल्प करेगा? ऑफकोर्स वो लर्नर को भी हेल्प करेगा, क्योंकि लर्नर को पता चल पाएगा कि उसको और कितना इंप्रूवमेंट करना है। प्लस वो टीचर को भी हेल्प करेगा, क्योंकि टीचर को ये पता चल पाएगा कि उसको और कितना अच्छी तरीके से पढ़ाना है, या कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो नहीं पढ़ा पाया, नहीं समझा पाया स्टूडेंट्स को, और वहाँ पे उसको हेल्प मिलेगी। ओके, दैट इज द you can say that is the feedback. Okay, or you can say that is the help we can get from the feedback. Okay, that is option D. Next question is, it tries to locate or discover the specific area of weaknesses of a pupil in a given course of instruction and also tries to provide remedial measure. क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राजदेव गुप्ता बोल रहे हैं कि दिसंबर एग्जाम के लिए सब कुछ फिर से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए राजदेव गुप्ता, अगर मैं दोबारा से जो टॉपिक ए है वहाँ से स्टार्ट करूँगी और हर एक वीडियो फिर से प्रोवाइड करूँगी आपको, तो फिर से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो आप जब एग्ज़ाम देते हो और आपको लगता है कि मैम ये कहाँ से आ गया, मैम वो कहाँ से आ गया, वो सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सच में एक्सेप्शनली परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं प्रोवाइड, वो सारा देख लीजिए, और उसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर पाएँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं एडिशनल टॉपिक्स पे भी फोकस करूँ। ओके, आप लोग बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपको डे 1 से फिर से वो सारी वीडियोस रिपीट करनी है, या फिर जो ऑलरेडी वीडियोस हैं वो आप देखेंगे और प्लस जो एडिशनल वीडियोस मैं दे रही हूँ उसके साथ साथ कोप अप करेंगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज डायग्नोस्टिक। ये वो इवैल्यूएशन होती है जिसके थ्रू हम कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जो होता है किसी भी लर्नर का, उसकी वीकनेस को डिस्कवर करते हैं और उसके साथ साथ रेमेडियल मेजर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, वो है रेमेडियल मेजर्स। आप कौन सी रेमेडीज प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड। ओके, सुनीता, जो आंसर की दिया हुआ है वो क्या करेक्ट है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उस आंसर की में जो कि करेक्ट नहीं है। मास कम्युनिकेशन की इस मंथ नहीं स्टार्ट होगी, इसके बाद दोबारा से हायरिंग होगी मास कम्युनिकेशन की, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप ये सोच सकते हैं कि एंड ऑफ द जुलाई। ओके, राइट आंसर है आपका डी, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ था कि कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जो कि एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम हमेशा समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें पूरा सम होता है, आपने जितना कुछ भी पढ़ा होता है उन सब चीज़ों के बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज हुई है उस पूरे कोर्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रेमेडियल मेजर्स। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है रेमेडियल मेजर्स के लिए? अब सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको पढ़ना है, आराम से पढ़िए और उसके बाद आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है।
साक्षी, कॉमर्स की क्लास का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। आप डेली जब मॉर्निंग में बेसिकली होंगी आपकी क्लासेस, आप जब चैनल पे आते हैं तो आप चेक कर लिया कीजिए कि कॉमर्स की क्लास आई या नहीं आई। देखिए, जिन्होंने भी क्लासेस अभी तक नहीं देखी है, जिन्होंने भी जो अभी ज्वाइन किए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ बेसिक क्लासेस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। स्पेशली न्यू कोर्स की जो बेसिक वीडियोस हैं वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। और उसके साथ साथ जो मैं आपको एडिशनल वीडियोस करा रही हूँ अभी इस वक्त, जितनी भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये दोनों साथ में लेकर चलिए तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। आई होप सबने आंसर कर दिया होगा। राइट आंसर इज सी, दैट इज डायग्नोसिस कैन नॉट बी मेड बाय एम्प्लॉइंग ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। तो ये जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यूज़ करते हैं, मतलब हम कुछ टेस्ट बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम जज करते हैं कि क्या कोई कमी है किसी स्टूडेंट के अंदर, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट के अंदर। और उसके साथ साथ हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो कि सही से पढ़ नहीं पा रहा है, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत ज़्यादा एडिशनल क्लासेस भी दी, रेमेडियल क्लासेस भी दी, बट स्टिल वो एबल नहीं है, कोप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, आप उसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या परफॉर्म करोगे। अगर आपको पता होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से लिया जाता है, तो ही आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज आप अभी तक क्या कर रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसको हम, जो ये आपका डायग्नोस्टिक मेथड है, ये हम ऑब्जर्वेशनल भी होता है, इसको हम ऑब्जर्व करके भी देखते हैं। मतलब इसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं प्लस ऑब्जर्व भी करते हैं। तो स्टेटमेंट जो सी है वो आपकी फॉल्स है। यहाँ पे नॉट लिखा है, बल्कि यहाँ पे नॉट नहीं होगा। जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है वो आपका ऑब्जर्वेशनल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश इवैल्यूएशन इज टू असाइन ग्रेड्स टू द पपिल्स। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। साक्षी, कल वाला जो टॉपिक है, मतलब कल वाला जो आपकी क्लास है, जितनी भी आपकी क्लासेस आई हैं वो सारी आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट सीरीज हैं, और वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। दुर्गा, अभी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी। प्लेलिस्ट में सारी ही वीडियोस नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी वीडियो हो अभी 1-2 दिन की जो एडेड ना हो, बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जुलाई के बाद स्टार्ट होंगी, मतलब जुलाई लास्ट में हम हायरिंग करेंगे, तो आपकी जुलाई के बाद वो स्टार्ट होंगी। ओके, तो चलिए 10 आपको समझ में आ गए, 10 क्वेश्चंस। आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया है। ज्योग्राफी की क्लास एंड ऑफ द जुलाई स्टार्ट होगी। देखिए, अभी कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मैं एक बार बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, कॉमर्स की स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा आपकी पेपर कोड 55 स्टार्ट हो गई है, चल भी रही थी पहले से वो क्लासेस। उसके अलावा आपकी होम साइंस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, एंड और 2-4 और सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश की आपकी स्टार्ट होने वाली है, एजुकेशन की स्टार्ट होने वाली है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की हो सकता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो। तो आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं इस मंथ में। उसके बाद जो कुछ ऐसी क्लासेस होंगी वो डिपेंड करता है डिमांड पे। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे तो ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें आपकी आ जाएंगी मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और ये सारी स्टार्ट होंगी जुलाई के लास्ट में, ठीक है। और लॉ की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं।
ओके, आई होप समझ में आ गया है सारे क्वेश्चंस आपको। तो 8 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ क्लासेस ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिन में। एनवायरमेंटल साइंस की अभी नहीं है। देखिए, जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा मतलब नहीं हैं स्टूडेंट्स उनकी डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब डिमांड अगर आएगी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेरी हो? मैनेजमेंट के भी स्टार्ट होने वाली है, शायद मैंने मैनेजमेंट भी मिस कर दिया है। ओके, 9 सब्जेक्ट्स टोटल आपके हो गए। 9 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 9 के सारे पॉइंट्स। ओके, 9 देखिए, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रेमेडियल मेजर। तो अगर आप पहला देखते हैं, अ डिटेल्ड डायग्नोसिस थ्रू स्पेसिफिकली डिजाइन टेस्ट कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि मतलब 2 तरीके से हम इसको करते हैं, या तो हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक के थ्रू करें या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू करें। जब भी हम रेमेडियल मेजर्स लेते हैं या हम जब भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तो ये आपका करेक्ट हुआ। डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू तो ऑफकोर्स ये करेक्ट होगा। उसके बाद इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टी और वीकनेसेस ऑफ पपल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ऑफकोर्स जब हम क्लासेस ले रहे हैं, रेमेडियल मेजर्स दे रहे हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनके अंदर कोई डिफिकल्टी है या वीकनेसेस हैं या नहीं। ओके, उसके बाद आपका आता है डायग्नोस्टिक कैन नॉट बी मेड बाय एम्प्लॉइंग ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि कैन नॉट लिखा हुआ है। उसके बाद डी जो है वो है इन केस ऑफ नेसेसिटी द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट कैन बी यूटिलाइज फॉर डायग्नोजिंग सीरियस लर्निंग हैंडीकैप्स। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है, अगर वो खुद से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं और वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स को और वो उनको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे स्पेशलिस्ट को भी अपॉइंट किया जाता है। तो चलिए अब अपने फाइनल मार्क्स जो हैं, फाइनल स्कोर्स जो हैं वो शेयर कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ डैश इवैल्यूएशन। कि जो फ्यूचर सक्सेस होगा आपके इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अगर सही हुआ तो आगे के भी जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे सही जाएंगे। 87 कोड, देखिए कोड मत बताया कीजिए, मुझे सारे सब्जेक्ट्स का पता नहीं है कोड, तो प्लीज़ सब्जेक्ट बता दिया कीजिए। देखिए लाइव क्लास सिर्फ आपकी पेपर 1 के लिए होगी, बाकी सारी ऑफलाइन वीडियोस होंगी। ऑफलाइन वीडियोस में भी आपकी क्विजेज आएंगी। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपकी क्विज आएगी। तपस्या के 9 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, नम्रता के 9 हैं, रश्मि के 9 हैं, संजना के 8 हैं, पूर्णिमा के 7 हैं, दीप के 10 आउट ऑफ 10 हैं, कुंदन के 9 हैं, सोनाली के 9 हैं, जोत कौर के 6 हैं, जैबी राशिद के 9 हैं। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होगी। ओके, अर्चना के 9 हैं, श्वेता के 6 हैं, सुमन के 7 हैं, हेमा के 8 हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 6 मार्क्स आ रहे हैं अभी भी। 6-7 वाले जो भी हैं वो बेसिक क्लास देख लीजिए, इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट में। और उसके अलावा आप जो कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस भी देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। अबोली के 7 हैं, सुजीत के 7 हैं, पूजा के 10 हैं, महेश के 8 हैं। ओके, तो आज 10 किसके हैं, पूजा के 10 हैं, आई थिंक दीप के 10 हैं। ओके, तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, दैट्स वेरी गुड। तो ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टॉपिक भी उतना टफ नहीं है। अगर आप इजीली उसको मतलब पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा प्रिपरेशन की कोई और स्ट्रेटजी अगर आपको लग रही है कि मैम इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकती हैं, तो वो भी आप मुझे शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरीके से और ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और एक और मेरे दिमाग में अभी भी आइडिया आया है कि हम ये कर सकते हैं कि पेपर 1 जो है उसकी डेली हम एक ऐसी क्लास स्टार्ट करें जिसमें कोई भी टॉपिक हम लेकर और उस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ले लिया और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे एक 10 मिनट के लेक्चर हुआ और 10 मिनट के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के और जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे आपके कवर होंगे, ताकि जो बेसिक वीडियोस आपने देखी है उसका वो आपका और फ्रेशन अप हो जाए।
हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं होगी। पूजा बोलिए। 164 गई थी लास्ट ईयर, तो हो सकता है इस बार और कम जाए क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। देखिए मैं सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकती हूँ, मैं स्पेकुलेट कर सकती हूँ, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि ऐसा ही होगा। ठीक है, बेटर कोई वो पर्सन बता सकता है आपको जो कॉमर्स को टीच कर रहे हो, उस जिसको ज़्यादा आइडिया हो। तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं कॉमर्स, आप उनसे ये क्वेश्चन कर लीजिए। उनके जो वीडियोस आपने दिए मतलब ऑलरेडी हैं चैनल पे, वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, तो वो आपको हो सकता है बेटर गाइड कर पाएँ। ठीक है, ओके। मैम बता ही नहीं रही है कट ऑफ, मैम कैसे बता दें कट ऑफ? फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने इतना बोला था और इतना आया नहीं। तो देखिए जहाँ तक मेरा मतलब मेरा मानना ये है कि हो सकता है पेपर चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, तो हो सकता है कट ऑफ इस बार थोड़ी कम जाए। ठीक है, और हाँ, कल का टॉपिक जो आपका है वो अभी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ही चलेगा। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपका बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो बाकी है, नॉर्म रिफर्ड और क्राइटेरियन रिफर्ड पे क्वेश्चंस बाकी हैं आपके, तो वो भी हम कल कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज। हेलो शबीर राशिद। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। तो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्विज़ के, और आज का जो लेवल है आपके क्वेश्चंस का वो जो हमने इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था 35th एंड 36 क्लास में, वो आपका उससे ज़्यादा होगा, थोड़ा हाई है इसका लेवल। ओके, तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एटलीस्ट 10 में से 5 क्वेश्चंस आप सही करके आते हैं, मतलब करते हैं उसके इस सीरीज़ के। तो आपको करना क्या है, आज आपको बेसिकली गेस नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को आपको गेस नहीं करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपको इसका आंसर आता था या नहीं आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि आपको ये क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे हो, जब आपने ये टॉपिक पढ़ा तो आपको ये पता था या नहीं पता था। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगेन मैं बता देती हूँ कि आपको आंसर को गेस नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, और उसके बाद देखते हैं कितने लोग के एटलीस्ट 5 आते हैं इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इवेल्युएशन इज ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से कौन से इवेल्युएशन को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं? ओके, ऑप्शन ए है आपका प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी है समेटिव, एंड ऑप्शन डी है आपका बोथ बी एंड सी। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो देखिए जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो या समेटिव इवैल्यूएशन हो, तो उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। इस तरीके से उसके और डिफरेंट अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं। आपको करना क्या है, इस क्लास को ओवर होने के बाद आप ये भी देखिएगा कि कौन कौन से अल्टरनेटिव नेम्स हो सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, जिस जो कि एक अल्टरनेटिव नेम है, ये आपका दोनों ही मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन दोनों का ही ऑल्टरनेट नेम है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इवैल्यूएशन इंक्लूड्स डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन इट। कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जिसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। रंजन मलिक पूछ रहे हैं कि मैम पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सीरीज आएगा? यस रंजन, पूरी क्लासेस आएंगी। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश उसको सीरीज को।
ओके, चलिए देखते हैं राइट आंसर। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉर्मेटिव। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है विच इवैल्यूएशन इंक्लूड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन इट, तो ऑप्शन में ज़रूर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उसका एक नैरो टर्म है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही ये पार्ट बन जाता है। जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो आपका कभी कभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई टीचर है, वो अगर कोई कहीं पे अपने मतलब स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर रही है और उसको कोई प्रॉब्लम डायग्नोस होती है या उसको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, तो अगर हम बेसिक की बात करें कि उस प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई कहाँ पे किया, तो ऑफकोर्स तभी आइडेंटिफाई करेगी जब वो इवैल्यूएट कर रही होगी। और वो इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में नहीं होगा आपका, क्योंकि हमें पता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे सिर्फ हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है अभी तक, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि अभी तक उसने क्या सीखा, आगे वो किस तरीके से सीखेगा, ये सारी चीज़ें, और फीडबैक पे भी हम फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो आपका बेस होता है आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमेशा से एक ज़्यादा बड़ा टर्म रहेगा और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो हमेशा नैरो इन स्कोप रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो फॉर्मेटिव, या आप ये कह लीजिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को ओवरलैप करेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इवैल्यूएशन सीक्स टू मॉनिटर एजुकेशनल आउटकम्स ऑफन फॉर पर्पस ऑफ इटर्नल अकाउंटेबिलिटी। तो अभी मैं जब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं फिर बाद में क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन ना हो तो जितनी भी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, माइन्यूट चीज़ें ही हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेमेटिव लर्निंग और आपका जो फॉर्मेटिव लर्निंग है, उस दोनों को ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जब आप सर्च करेंगे और पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग उसको भी बोलते हैं और प्लस समेटिव लर्निंग को भी, समेटिव इवैल्यूएशन को भी हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। दोनों चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में हम लर्निंग को असेस कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें असेसमेंट हुई, तो इसीलिए हम उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, जिसमें हम लर्निंग को असेस करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही दी जाती हैं, जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर आप इसका हिंदी सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लर्निंग को असेस करना या लर्निंग को इवैल्यूएट करना। अब फॉर्मेटिव में भी हम वही कर रहे हैं और आपका जो समेटिव है उसमें भी हम वही कर रहे हैं। ओके, जल्दी से आंसर करिए। Which evaluation seeks to monitor educational outcome often for purpose of external accountability? तो राइट आंसर होगा आपका डी, दैट इज समेटिव। समेटिव इवैल्यूएशन जो आपका होता है इसमें हम हमेशा एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के पर्पस को फुलफिल करते हैं। अब क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी? एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कोई हमारा मतलब कोई जवाबदेही बनती है हमारी, मतलब हमें किसी ना किसी को बताना होता है। तो जब आप देखिए एग्जाम होते हैं आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जैसे कि क्लास टेस्ट हो गया, या क्लास में टीचर कोई स्टूडेंट से पूछ रहा है कुछ, या फिर एक नॉर्मल डिस्कशन हो गया और वहाँ पे एक इवैल्यूएट किया टीचर ने, तो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको किसी एक्सटर्नल पार्टीज को देनी होती है? ऑफ कोर्स नॉट। उसको लर्नर खुद समझता है और जो टीचर होता है वो समझता है। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपको आपके स्कूल को बताना पड़ेगा कि आपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो किस लेवल पे उनका रिजल्ट क्या है, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स होंगे उनको भी, उनके लिए भी आप अकाउंटेबल होंगे। तो इसलिए समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसमें आपकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस एक्ट वाली जो वीडियो है वो लेबर वेलफेयर की है, पेपर कोड 55। देखिए जो भी वीडियोस आती हैं उसके ऊपर पेपर कोड मेंशन होता है तो वो देख लिया कीजिए।
ओके, जल्दी से फोर्थ का आंसर दीजिए। विच इवैल्यूएशन फोकसेस मोर ऑन क्वालिटेटिव फीडबैक रेदर देन स्कोर्स? कौन से इवैल्यूएशन में हम क्वालिटेटिव फीडबैक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्कोर्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज फॉर्मेटिव। जब हम समेटिव की बात करते हैं तो समेटिव इवैल्यूएशन में हम ग्रेडिंग या फिर स्कोर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वहाँ पे हम फीडबैक जनरेट करते हैं। क्या फीडबैक है ये स्टूडेंट को देते हैं, और जो फीडबैक होता है वो टीचर खुद लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है आपका, हु पॉइंट द टर्म फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन? किसने सबसे पहले टर्म दिया था फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि हु पॉइंट द टर्म फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हु पॉइंट द टर्म समेटिव इवैल्यूएशन। उसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि व्हेन वाज द टर्म फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन कॉइन्ड। ठीक है, तो आपका ईयर भी पूछा जा सकता है और किसने दिया था ये भी पूछा जा सकता है। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज मिशेल स्क्रीवन। इन्होंने दिया था और 1967 में इन्होंने ये टर्म को पहली बार यूज किया था, या पहली बार इन्होंने बोला था। ठीक है, दिया था। ओके, आई होप समझ में आ गया। ईयर जो है और जिसने दिया था, ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज ऑलवेज क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? चलिए जल्दी से बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो कि हमेशा क्राइटेरियन बेस्ड ही होता है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस के बेसिस पे दो तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं, एक होता है नॉर्म बेस्ड और एक होता है क्राइटेरियन बेस्ड। ओके, तो वो कौन सा इवैल्यूएशन है जो कि हमेशा और हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड ही होगा? आप लोगों को समझ में भी आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ कि सब ऊपर से जा रहा है? ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज समेटिव। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड होता है। अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, जो आप मार्क्स पाते हैं, जो फाइनल मार्क्स होते हैं, वो आउट ऑफ समथिंग होते हैं और वो हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, तो उसमें आपको क्या है कि आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे और वो जो मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे। ठीक है, जबकि जो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड नहीं होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी दिन क्लास में आया टीचर और उसने बोला कि आज हम सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या सरप्राइज टेस्ट हमेशा से क्राइटेरिया था या उसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है? ऑफ कोर्स नॉट। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो नॉर्म बेस्ड भी हो सकता है, क्राइटेरिया बेस्ड भी हो सकता है, बट जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होगा वो हमेशा और हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। हाँ, मैंने आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टिपिकल रखे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और फिर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो इजी होंगे उसको भी, और जो टफ से टफेस्ट होंगे वो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which among the following is considered as central function of formative assessment? काजल, अभी मैं फिर से ये जो वीडियो है, मतलब ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ये आपका, इसके लिए मैं अगेन एक वीडियो बनाऊंगी। 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं एक शॉर्ट सी वीडियो दूंगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे। जितनी भी चीज़ें नई चीज़ें हैं वो सारी उसमें मैं कवर करूंगी। ठीक है, इसका जो बेसिक वीडियो है उसको मैं शेयर कर दूंगी, आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी। और मैंने जो फर्स्ट डे पे क्लास ली थी, मतलब क्लास नंबर 35, उस दिन मैंने आपको वीडियो का लिंक दिया था, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज भी क्लास हो जाएगी, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगी।
और थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया कीजिए, कितनी मेहनत मुझसे करवाएंगे आप लोग। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन करके वीडियो है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर इज सी, दैट इज फीडबैक। हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो कि सेंट्रल फंक्शन होता है। सेंट्रल फंक्शन का मतलब क्या है कि पूरा जो असेसमेंट होगा वो उसी के ऊपर फोकस्ड होगा। अब मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि फॉर्मेटिव हम इसलिए करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसको फीडबैक मिल सके कि उसने कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं अच्छा परफॉर्म किया है, और जो टीचर है उसको भी फीडबैक मिल सके कि उसने कैसा पढ़ाया है और कहाँ पे वो अपनी मेथडोलॉजीज को चेंज कर सकता है, कहाँ पे वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स को चेंज कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक, और इसीलिए फीडबैक हमेशा आपका सेंट्रल फंक्शंस होता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें वेट टाइम क्वेश्चनिंग ये भी आपके फंक्शंस ही हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड्स आपका समेटिव असेसमेंट का फंक्शन है, बट जो फीडबैक होगा वो हमेशा सेंट्रल फंक्शन होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पढ़िए। फॉर्मेटिव हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड नहीं होते हैं। फॉर्मेटिव नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया दोनों बेस्ड हो सकते हैं। जो आपका समेटिव होगा वो हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड होगा। बस इतना दिमाग में रखिए कि जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं आपके वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। उनमें अगर आपको 100 मार्क्स में देना है तो आपको 100 मार्क्स में ही देना है। बल्कि जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है जो कि आपका चलता रहता है, कभी भी आपके क्लास में टीचर ने आपसे पूछ लिया तो वो क्या है, वो आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते कि ये बताइए ये क्या चीज़ होती है, तो ये क्या है, ये एक फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है। एक फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होगा उसका। ओके, चलिए 8th का क्वेश्चन क्या है। विच असेसमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू इन्हांस स्टूडेंट्स मोटिवेशन। अब इसमें पूछा है कि कौन से असेसमेंट से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की का मोटिवेशन इन्हांस होता है। अब ये बताइए, जब भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो क्या आपका मोटिवेशन इन्हांस होता है? ऑफ कोर्स नहीं। वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपके पास कभी भी फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते। मतलब अगर आपका फाइनल असेसमेंट हो गया, आपके एग्जाम्स हो गए, तो क्या आप दोबारा वो चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ के दोबारा उसमें परफॉर्म कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। बट जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो कि चलता रहता है और आप उस टाइम पे पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे हमेशा वो आपको मोटिवेट करता है कि अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हो, अगर आपने कुछ गलत किया तो आप अगेन उसको पढ़कर दोबारा से सही कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग क्या होगा? सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना, यहाँ पे फिक्स्ड क्राइटेरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्राइटेरिया की बात हो रही है। मतलब नॉर्म एंड क्राइटेरिया, अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिवाइड किया था इवैल्यूएशन को अलग अलग बेसिस पे। तो उसमें नॉर्म एंड क्राइटेरिया बेस्ड भी इवैल्यूएशन था कि हम इवैल्यूएशन को किस तरीके से रेफरेंस के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पे कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, फिक्स दिमाग से हटा दीजिए। क्राइटेरिया याद रखिए कि समेटिव जो होगा वो हमेशा क्राइटेरिया बेस्ड होगा, जो फॉर्मेटिव होगा वो क्राइटेरिया एंड नॉर्म दोनों बेस्ड हो सकता है। डायग्नोस्टिक में हमेशा चीज़ों को डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उसको इरेडिकेट करते हैं, रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में वीक है, तो उसका रीज़न क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। राइट, अंकिता देखिए, अंकिता त्रिपाठी ने बोला है डायग्नोस्टिक में डिफिकल्टी को डायग्नोस करते हैं। ओके, identify the type of evaluation which support these activities. 1. Generating activities. 2. Model eliciting activities. 3. Computer supported collaborative learning.
तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज फॉर्मेटिव। इन्होंने ये पूछा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन होता है जिसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं। तो ये जो तीनों मैंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपके एक मेथड्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ये भी मेथड्स हैं जो ये एकदम न्यूली डिज़ाइंड मेथड हैं और इस वक्त इन पे काम किया जा रहा है और इस तरीके से अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को, ये जो नेम्स मैंने दिए हैं, मैं क्वेश्चन क्यों फ्रेम करती हूँ, इसलिए कि आपको आंसर्स याद रहें प्लस आपको क्वेश्चंस भी याद रहें। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन बन के आए, एग्जाम में इसी चीज़ पे, इसी इतने से क्वेश्चन पे वो 10 क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए। ओके, अगर याद नहीं है तो समझनी तो मतलब समझ में तो आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन इज टू असाइन ग्रेड, ग्रेड नहीं होगा सिंगिंग माई पैशन, यहाँ पे ग्रेड होगा, ग्रेड टू द पीपल। तो जब हम ग्रेड असाइन करते हैं, ग्रेड असाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ पे उसको समिटिव इवेल्युएशन कर रहे हैं, हम फाइनल असेसमेंट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को स्कोर या फिर ग्रेड दे रहे हैं। ग्रेड या स्कोर हम हमेशा समिटिव इवेल्युएशन में देते हैं। ओके, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हम फीडबैक्स देते हैं, ग्रेड्स नहीं देते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ज़्यादातर क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ऋतु, इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में 2 ही वीडियो हैं क्योंकि 2 ही टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये 2 टाइप्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसके लिए मैं अगेन एक वीडियो 1-2 दिन में आपको दे दूंगी बनाकर, उसको आप देख लीजिएगा। तो जितनी भी नई चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इससे रिलेटेड वो उसमें रहेंगी, जिससे आपको पता है कि नेट का कोर्स क्या है। नेट के कोर्स में उन्होंने जितना भी सिलेबस दिया है इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं और कितना भी और ऐड कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नई नई चीज़ें और पढ़ते रहें उसमें। ओके, द इवैल्यूएशन दैट जजेस द वर्थ और वैल्यू ऑफ एन इंटरवेंशन एट इट्स कंक्लूजन इज, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज समिटिव। वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम वर्थ को जज करते हैं या फिर वैल्यू को जज करते हैं कंक्लूजन के टाइम पे। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? इंटरवेंशन का मतलब है कि जो आपने पढ़ाया उस सब की वैल्यू या उस सब की वर्थ। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि ऐसा हम समिटिव में ही करते हैं। हिना, मैं जितना आपको बता रही हूँ प्लीज़ उतना ही याद करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप चीज़ों को भूल जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि समिटिव का मतलब है कि चीज़ें क्राइटेरिया बेस्ड वहाँ पे होती हैं। समिटिव जो होता है वो हमेशा उसका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। जैसे आप बोलेंगे कि नेट का एग्जाम भी तो एक क्राइटेरिया पे बेस्ड है ना। वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि आपको इतने नंबर हैं, आपको इतने नंबर में से मतलब एक फुल मतलब 300 मार्क्स है अगर, तो 300 मार्क्स में से आपको नंबर लाने हैं। तो जहाँ पे फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है वो आपका समिटिव इवैल्यूएशन होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बोला गया कि आपका जो मन हो जितने मार्क्स में से करना है उतने मार्क्स में से कर लो, ऐसा नहीं होता है। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, अपनी खुद के नॉर्म वहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट समिटिव इवैल्यूएशन में हमेशा एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होगा या फिर वहाँ पे हमेशा एक क्राइटेरिया होगा। ओके, चलिए फाइनल स्कोर्स अपने बता दीजिए। दैट्स गुड, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। पूजा के 10 आउट ऑफ 10 हैं। ओके, और कोई है क्या जिसके 10 आए हों? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इवैल्यूएशन, समिटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक, ये तीनों चीज़ें तो ऑफ कोर्स अब इससे ज़्यादा आई थिंक इसमें नहीं होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपका बचा हुआ है नॉर्म रिलेटेड, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो अभी आपकी एक क्लास और होगी एमसीक्यू वाली, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी आपके बचे हुए टॉपिक हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो करेंगे। ओके, एंड मैं कल कोशिश करूंगी, कल या फिर परसों, मैं इस पे जो भी मैंने कवर करवाया है, जो भी नई चीज़ें मैंने बताई हैं और जो भी हमने डीप में एनालिसिस किया है, जो स्टडी किया है, वो हम अब इसकी नेक्स्ट मतलब वीडियो में प्रोवाइड करने की, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी।
विक्रांत शर्मा, देखिए, आई वांट टू डाई और आई एम वेरी सैड। मरना सबसे इजी, आपको पता है सबसे ज़्यादा इजी रास्ता होता है। मरना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो, आप उस लायक हो, तो आप मेहनत करिए, अपनी मेहनत दिखाइए, ठीक है, अपने आप को प्रूव करिए। दिस इज़ द ओनली वे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। ओके, तो न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास है ये, और क्लास नंबर 38 है। हम फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 MCQs। और आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, उनका लेवल अगेन एडवांस्ड है, मतलब मॉडरेट टू टफ होगा, सो दैट आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। जल्दी से येस में रिप्लाई कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्विज़। ओके, तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अगर आपको वीडियो को लोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या सही से आवाज़ नहीं आ रही है, तो दोबारा से वीडियो को रीलोड कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच इवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, विच इवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि दोनों ही हो सकते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब ये पढ़ रही थी, मतलब फॉर्मेटिव में जब अपने नोट्स प्रिपेयर करी थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने देखा, बट शायद मैंने उस चीज़ को ईजिली रिकॉल नहीं की, या शायद मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मुझे लगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बाद में एक स्टूडेंट ने मुझे मतलब मेल किया था, उसने मुझे बताया था, मतलब उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की, दैट्स वेरी गुड, कि मतलब दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से चेक किया इसको, और राइट आंसर जो आपका है वो ये है कि देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो समेटिव होता है, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है वो फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब हम जब लर्निंग के लिए असेसमेंट करते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि हमारी फर्दर लर्निंग हो पाए, हम और ज़्यादा जान पाएँ। ठीक है, तो वो आपका फॉर्मेटिव होता है। क्योंकि वहाँ पे हम इवैल्यूएशन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें और ज़्यादा जानकारी मिले, हम जिस चीज़ में ख़राब हैं उसमें हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसलिए उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट। ठीक है, पहला क्या था, लर्निंग के लिए असेसमेंट, ये है लर्निंग का असेसमेंट। लर्निंग का असेसमेंट हम कब करते हैं, हम वो करते हैं एट द एंड ऑफ द टर्म, जब हमारा पूरा ही जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं समेटिव असेसमेंट, जो कि आपका लर्निंग का असेसमेंट होता है। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लर्निंग फॉर असेसमेंट, सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट और लर्निंग के लिए असेसमेंट, दोनों चीज़ें सही हैं, क्लियर है, आपको समझ में आ गई है, तो जल्दी से यस में रिप्लाई कर दीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। जल्दी से बताइए, समझ में आया, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्लियर? ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म नॉर्मेटिव असेसमेंट रिफर्स टू, नॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आंसर्स का। द टर्म नॉर्मेटिव असेसमेंट रिफर्स टू, राइट आंसर होगा इसका ए, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वन टेस्ट टेकर टू हिज और हर
पीयर्स। ठीक है, अब हम आज का जो टॉपिक है आपका वो बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं यहाँ पे वो नॉर्म रिफर्ड एंड क्राइटेरियन रिफर्ड आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो नॉर्म रेफरेंस्ड होता है उसको हम नॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वर्ड नॉर्मेटिव कहाँ से आ गया है। नॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपका वही है, नॉर्म रेफरेंस्ड ही है, उसका एक नेम है नॉर्मेटिव असेसमेंट। नॉर्मेटिव असेसमेंट में हम करते क्या हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं जो भी टेस्ट टेकर होता है उसका कंपैरिजन हम करते हैं बाकी टेस्ट टेकर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मेरे सामने ईशा शर्मा हैं, प्रतिमा हैं, विनय हैं, अनु हैं, अर्चना हैं, तो आप लोग सब लोग टेस्ट दे रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ आपको आपके लोगों के बीच में ही, मतलब रघुबीर हैं, रविराज हैं, तो इनको मान लीजिए मैंने अनु शर्मा को कंपेयर किया, अनु शर्मा के मार्क्स को कंपेयर किया अर्चना के मार्क्स के साथ, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्मेटिव असेसमेंट ले रही हूँ। ठीक है, जब हम जितने ही आपके पीयर्स होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, उस टाइप के असेसमेंट को या उस टाइप के इवैल्यूएशन को हम नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या नॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो पूछ लीजिएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वन टेस्ट टेकर टू हिज और हर पीयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which evaluation yields an estimate of the position of the tested individual in a predefined population। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो कि जिसमें हम एस्टिमेट निकालते हैं, पोजीशन को टेस्ट करते हैं इंडिविजुअल की और एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन के बीच में ही उसको टेस्ट करते हैं। ओके, CRT क्या कंप्यूटर से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं अब्दुल रहीम? CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है कंप्यूटर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, राइट आंसर है इसका सी, दैट इज नॉर्म रेफरेंस। जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन होती है, प्री डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, चाहे वो क्वेश्चन 2 हो चाहे ये क्वेश्चन 3 हो, दोनों ही क्या है, दोनों ही चीज़ें सेम ही चीज़ आपसे पूछी हुई है, बस लैंग्वेज यहाँ पे अगेन मतलब चेंज कर दिया है। एग्जाम में क्या होता है, चीज़ें आपसे वही पूछी जाती हैं बट उनका जो लैंग्वेज होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो इसलिए करा रही हूँ ताकि आप हर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हुआ, विच इवैल्यूएशन यील्ड्स एन एस्टिमेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेस्टेड इंडिविजुअल इन अ प्री डिफाइंड पॉपुलेशन। इसमें बोला हुआ है कि एक इंडिविजुअल की जब हमें पोजीशन जाननी होती है और एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन का मतलब यही हो गया कि वो एक ग्रुप में आप उनको टेस्ट करें, एक ग्रुप के बीच में आप रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, नॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैं क्लास ले रही थी बेसिक वाला, तभी मैंने आपको बोला था कि नॉर्म का मतलब होता है कि आपका जो ग्रुप है, ठीक है, नॉर्म जैसे हम बोलते हैं ग्रुप नॉर्म। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, नॉर्म का मतलब ग्रुप हो गया कि आपस में जो ग्रुप है, जो प्री डिफाइंड पॉपुलेशन है, उनको ही आपस में कंपेयर करना एंड उनका पोजीशन जानना। ठीक है, फिर एक पर्सन के पोजीशन को डिटरमाइन करना, वो आपका नॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या फिर उसको हम नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट या इवैल्यूएशन बोलते हैं। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Dash is a specific type of measure in which respondents compare two or more desirable options and pick the one that is most preferred। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर कीजिए। मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक बताओ कोई नेट के लिए। रघुवीर, मैं कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप मैंने फॉर्म किया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, वहाँ से आप मतलब उनसे पूछ सकते हैं, आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उनसे पूछिए और वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। ओके, साइकोलॉजी, देखिए मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकती हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट या पेपर 1 के बारे में बता सकती हूँ, बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप ग्रुप में बाकी बच्चों से कंसल्ट कर लीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज इप्सिटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है,
ये सिर्फ इसलिए मैंने दिया है ताकि जब अक्सर ऐसा होता है जब आप एग्जाम में परफॉर्म करने जाते हो तो कुछ ऐसा टर्म आपसे पूछ लेते हैं जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होता है, ठीक है। 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने कभी नहीं सुना होता है और एक नया कॉन्सेप्ट या एक नया टर्म वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि ये एकदम ही नया टर्म है। इप्सिटिव असेसमेंट होता क्या है? इप्सिटिव असेसमेंट होता है आपका जब हम कोई बेसिकली टू ऑप्शंस के बीच में या टू से ज़्यादा डिज़ायर्ड ऑप्शंस के बीच में आपके पास सिर्फ चॉइस ये होती है कि आपको इसमें से ही पिक करना है, ठीक है। ये भी एक तरीके का असेसमेंट ही है, असेसमेंट ही किया जाता है, इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं वही बता रही हूँ कि व्हाट इज़ इप्सिटिव, तो उसमें इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं। बट नॉर्म और उसमें क्राइटेरिया में क्या था कि हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था। नॉर्म में हम क्या करते थे कि हम रेफरेंस लेते थे, जो ग्रुप है उसका ही रेफरेंस लेते थे। इप्सिटिव में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को डिज़ायर्ड ऑप्शंस के बीच में किसी वन मोस्ट प्रिफर्ड को चूज करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। डैश इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेजर इन विच रिस्पॉन्डेंट्स कंपेयर टू और मोर डिज़ायर्ड ऑप्शंस एंड पिक द मोस्ट दैट इज वन प्रिफर्ड, ठीक है, वन दैट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड। तो इसमें क्या होता है कि वो रिस्पॉन्डेंट को उन्हीं को चूज़ करना होता है जो कि आपका ऑप्शंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, उसी में से कोई ना कोई को आपको चूज़ करना होता है। इस तरीके के असेसमेंट को हम इप्सिटिव असेसमेंट बोलते हैं। अगेन, अब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में पूछा ही जाए, बट इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि मान लीजिए इस तरीके का टर्म आ जाता है तो आपको याद आ जाए कि हाँ, हमने एक बार इसको पढ़ा हुआ था और आप रिकॉल कर सको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम का लिंक मैंने एक वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डायनेमिक स्टडी करके मैसेज करिए, सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी हमारी चैनल की, तो वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगेन देखिए, मैं बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं सबको ऐड करूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके मैं सबको ऐड करूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको तुरंत नहीं ऐड कर पा रही हूँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। किसने ये टर्म को कॉइन किया था? ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये टर्म किसने बनाया था, किसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी से आंसर कीजिए। और इससे पहले भी मैंने जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव एंड उसके अलावा आपका समेटिव इवैल्यूएशन वो किसने कॉइन किया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। प्रियंका कुमारी, होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। देखिए, क्लासेस पे मैं वर्क कर रही हूँ और हम लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट हों, ठीक है। और देखिए, ये एक चीज़ और भी है, मैं आपको आज बोल रही हूँ कि आप लोग कोशिश करिए कि जो चैनल है हमारा उसको आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने होम साइंस के क्लास स्टार्ट करी, बट एटलीस्ट अगर 100 स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए जो डेली विजिट करें और डेली लेक्चर दें, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इसको कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी को हायर करना उसमें फ़ी इन्वॉल्व होती है और ये सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स हों। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज़ रॉबर्ट ग्लेसर। तो रॉबर्ट ग्लेसर ने ही ये टर्म दिया था, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ओके। ईयर क्या है ये कहीं पे मेंशन नहीं है, तो ईयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉब इंटरव्यूज़ आर एग्जाम्पल ऑफ विच इवैल्यूएशन। तो सोचिए कौन सा इवैल्यूएशन है जॉब इंटरव्यूज़, और राइट आंसर दीजिए। एजुकेशन पे काम चल रहा है अब्दुल, कोशिश करेंगे हम लोग कि इस मंथ में हो जाए। एंड मास कम्युनिकेशन का अभी कुछ डिसाइड नहीं है सोनम, हो सकता है कि जुलाई में। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि अभी की क्लासेस कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छा आप लोग का कमेंट रहेगा, रेगुलर व्यूज़ आएंगे, बच्चे आएंगे अटेंड करने, तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैंने 4-5 सब्जेक्ट्स जो भी लॉन्च किए हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो ही बाकी सब्जेक्ट्स पे आपकी वीडियोज़ आएंगी, ओके। सो राइट आंसर इज, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन।
अब इसमें है क्या, जॉब इंटरव्यूज़ में होता क्या है, जॉब इंटरव्यूज़ में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि कौन एम्प्लॉई है, सॉरी कौन कैंडिडेट है जो कि बेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे जितने ही पूल ऑफ एप्लीकेंट हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनमें से बेस्ट कौन है, और उसी को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि उनमें से बेस्ट होता है। तो आपस में कंपैरिजन कहाँ पे बन रहा है, वो आपस में खुद में जो ग्रुप है, जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट का पूल है, उसी में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए ये आपका नॉर्म रिफरेंस्ड इवैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इवैल्यूएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट सब्जेक्ट, यस मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कॉमर्स की स्टार्ट हो गई हैं, लॉ की स्टार्ट हो गई हैं, पेपर कोड 55 की स्टार्ट हो गई हैं, मतलब आपकी लेबर लॉ की, और ये सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। होम साइंस से स्टार्ट होने वाली है एंड इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई है। होम साइंस एंड एजुकेशन पे वर्क हो रहा है, वो स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल की मैंने बात करी है। परसेंटाइल में होता क्या है, परसेंटाइल पे हमेशा हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है, और उसी बेसिस पे परसेंटाइल बनता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पे वर्क हो रहा है मोनिका, वी आर नॉट श्योर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस मंथ, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ठीक है, तो परसेंटाइल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परसेंटाइल में होता क्या है कि जितने स्टूडेंट पास होते हैं उनका ही कंपैरिजन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हुए हैं तो इतना परसेंटाइल आया है। ठीक है, इसीलिए परसेंटाइल आपका हमेशा नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इवैल्यूएशन। परसेंटेज कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से रिस्पांस दीजिए, आप लोग के रिस्पांस नहीं आ रहे, या वेट करें कि मैम जब आंसर बता दें उसके बाद हम बताएं। ओके, राइट आंसर इज P, दैट इज क्राइटेरियन डिफरेंस्ड असेसमेंट। परसेंटाइल एंड परसेंटेज दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम्पल हैं आपकी नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन डिफरेंस्ड असेसमेंट का। जो परसेंटाइल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, मतलब आउट ऑफ, मतलब हम ये देखते हैं कि कितने बच्चों ने अपीयर किया और उसमें से कितने बच्चे पास हुए, और उसी बेसिस पे हम परसेंटाइल को डिफाइन करते हैं। बट जो परसेंटेज होता है वहाँ पे हम टोटल से उस चीज़ को जज करते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि 100% बच्चे पार्टिसिपेट करें और 80% पे आप इसको पास करोगे। तो 80% क्या है, 80% ऑलरेडी आपका एक सेट क्राइटेरिया है, अगर आप उसको मीट करते हो तो ही आप पास करोगे, उससे अगर कम है आपके तो आप उसको पास नहीं करोगे उस पर्टिकुलर एग्जाम को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, जहाँ पे हम ऑलरेडी एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस सेट क्राइटेरिया पे ही हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द परफॉर्मेंस इज जज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड बिहेवियर। कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है जब हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड बिहेवियर। ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि जिसमें कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्लासेस अटेंड करेंगे, जितने ज़्यादा आप लेक्चर्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज क्राइटेरियन। इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 80% पे पासिंग है, कि आपको 80% अगर आपके आए तो ही आप पास होंगे, तो वो क्या है, वो हमने एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर मान लिया है, हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट की है कि इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरियन डिफरेंस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइविंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको बताइए ड्राइविंग टेस्ट कौन सा इवैल्यूएशन है। समद्रित्रा, सोशोलॉजी की क्लास अभी नहीं स्टार्ट हो रही है, इस मंथ नहीं होगी स्टार्ट। वी विल ट्राई कि अगर ये अभी तक जितनी भी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ये सक्सेसफुल रहती हैं तो फिर हम जुलाई के बाद में सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन, ये 3 सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, इसकी क्लासेस हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मैंने इसीलिए आज इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व किए हैं, मतलब इस क्वेश्चंस में, उसका रीज़न यही है। देखिए यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग टेस्ट में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं बाकी ड्राइवर्स से। ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको ड्राइविंग आती है या आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आप कितना अच्छा चलाते हैं किसी से, कितना ख़राब चलाते हैं, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप हैं और आपके साथ 2-3 पर्सन और हैं जो गए हैं एग्ज़ाम देने, तो क्या आप दोनों को आपस में रेस लगवा कर देखते हैं कि तीनों कैसे हैं या तीनों एक दूसरे में से कौन सबसे अच्छा है? ऑफ कोर्स नॉट, सबका अलग अलग टेस्ट होता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि आपको कितना आता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड डिज़ायर्ड मतलब क्राइटेरिया होता है, उसको अगर आप मीट करेंगे तो ही आपको ड्राइवर का लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसलिए ड्राइविंग टेस्ट को हम क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट मानते हैं। ओके, सो दैट्स इट। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी से स्कोर शेयर कर दीजिए। विक्रांत के 3 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। ओके, तो देखिए मेरे को समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ में शायद ना आ रही हूँ। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको और प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए इस टॉपिक पे, या अब नहीं चाहिए? महेश के 3 हैं आउट ऑफ 10, कोमल के 5 हैं आउट ऑफ 6, स्वाति के 10 आउट ऑफ 10 हैं, वेरी गुड स्वाति। तपस्या के 5 हैं आउट ऑफ 10, अमनजोत के 8 हैं, रविराज के 5 हैं। ओके, मैं सबके आंसर्स नहीं अनाउंस करूँगी, आप ये बता दीजिए किसके, सब अपने बता दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और प्लस ये भी बताइए किसके किसके 10 आए हैं। स्वाति के 10 हैं, बाकी लोग बताइए। बहुत इजी है जयश्री, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत इजी टॉपिक लगेगा, कोई ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, सरजीत शेखावत के 10 हैं, एंक्शियस क्यूरियस के 10 हैं। ओके, परसेंटाइल और परसेंटेज, परसेंटाइल में क्या होता है, देखिए आप, अगर आपको पता हो परसेंटाइल के बारे में, तो परसेंटाइल में ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अगर मैं कैट का एग्जांपल लूँ, कैट सबसे पहले शायद कैट ही का एग्जाम था जिसमें परसेंटाइल सिस्टम आया था। तो उसमें क्या है कि ये देखा जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग अगर है तो उसमें कितने बच्चे पास किए हैं और उसी से आपको परसेंटाइल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे ने अपेयर किया, उसमें अगर 90 बच्चे पास हुए हैं तो आप उस 90 बच्चों में आपका कहाँ पोजीशन है। ठीक है, आप 90 में से आप 1 नंबर पे आते हो या 90 में से आप लास्ट आते हो, मतलब 90 में से आपने 90 स्कोर किया है या 90 में से आपने 1 स्कोर किया है, उसी बेसिस पे आपको परसेंटाइल दिया जाता है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में हम आपको ऑफकोर्स परसेंटेज तो पता ही होगा कि हम 80% मान लीजिए पासिंग स्कोर जो है वो 80% है, तो इसका मतलब कि जिसने 80% पास किया है स्कोर वो पास हुआ, या उससे ज़्यादा स्कोर किया है तो वो पास हुआ। 80% से जिसके कम होंगे वो पास नहीं होगा, दैट इज़ परसेंटेज। ओके, तो ये डिफरेंस है परसेंटाइल एंड परसेंटेज का। पेपर 1 के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी मैम? देखिए पेपर 1 की मैंने बुक्स देखी हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स भी आई थी और उसका रिव्यू करने के लिए। तो बुक्स के साथ इशू ये है कि सारा कोर्स अच्छे से कवर नहीं है, मतलब मैं किसी को सलाम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी के बारे में मतलब ऐसे नहीं बोलूँ कि ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक अच्छी नहीं है। ये कोई भी बुक आप लीजिए तो उसमें ये देखिए कि कितना ज़्यादा न्यू सिलेबस आपका कवर्ड है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के लिए तो आपको फ्री में भी बुक्स मिल जाएंगी, आपको पुरानी बुक्स मिल जाएंगी, सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाएंगी, बट अगर आप न्यू बुक लेने जा रहे हो तो आप ये देखो कि न्यू सिलेबस पे उस बुक में कितना ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है,
अदरवाइज़ न्यू कंटेंट जो है वो हमने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, जो नोट्स हैं हमारे उसमें बहुत ज़्यादा न्यू कंटेंट है, आप वो परचेज़ कर सकते हो, नॉमिनल फ़ी है, उसके बारे में आप देख लो, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ वीडियोज़ लेक्चर आप देख ही रहे हो, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से नोट्स बनाओ खुद के। ओके चलिए, वही चीज़ है, कोई भी बुक ले रहे हो तो ये देखो कि नया कंटेंट कितना है। मैनेजमेंट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। ओके और इस पे ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिस पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको, तो आई विल ट्राई कि मैं 1-2 दिन में इस पे एक और वीडियो दूँ, मतलब पार्ट 1 जो आपका था, मतलब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का पार्ट 1 हमने जो दिया बेसिक क्लास, वो प्लस एक और वीडियो आएगी, उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिना इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस की वीडियोज़ आ गई हैं, आप देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो इससे पहले मैंने स्ट्रीम किया था इस वीडियो को, जो कि क्लास 39 है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ तो वो लाइव जो क्लास थी वो स्ट्रीम नहीं हुई, तो इसलिए हम लोग दोबारा से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर 1 के का क्लास 39 है ये, और हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। जल्दी से येस में रिप्लाई कर दीजिए, तो फिर लाइव क्विज़ हम स्टार्ट करते हैं। Okay. So the first question is, the most familiar form of assessment in which the test taker is asked to select each response from a set of specified alternatives is known as, ये आपका पहला क्वेश्चन है। Okay. जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा फेमिलियर जो एक असेसमेंट होता है, जिसमें टेस्ट टेकर को जो गिवन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना होता है, तो ऐसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक नए तरीके का क्वेश्चन है, और जो असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं वो भी एक, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले इस असेसमेंट को ना पढ़ा हो, ना सुना हो, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पहले नहीं पढ़े होते हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा सेलेक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। जो ये असेसमेंट होता है, ये जो इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसके सामने कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उस ऑल्टरनेटिव से ही उसको असेसमेंट करना होता है, उन्हीं में से उसको राइट आंसर चूज़ करना होता है। ओके, तो ये जो क्लास है आज की, ये आपकी लास्ट क्लास है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे। अभी तक जितना हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे कवर किया है उतना सफिशिएंट है, उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। आगे हम जब फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब हम फाइनली क्विजेज में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम फिर से न्यू क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन असेसमेंट विच कैन रिक्वायर अ स्टूडेंट टू डेवलप हिज और हर ओन आंसर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस और प्रॉम्प्ट। वो सारे ही आपके असेसमेंट जिसमें एक जो स्टूडेंट होता है वो, उसको ये बेनिफिट मिलता है कि वो खुद से अपने आप से अपनी रिस्पॉन्स को जनरेट करे, खुद से वो आंसर्स को डेवलप करे। ओके, उस केस में उस तरीके के असेसमेंट को हम कौन सा असेसमेंट बोलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी, दैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स को स्टूडेंट खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए इसका नेम है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल होता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज सेलेक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके रिस्पॉन्स जो हैं वो दिए होते हैं और उनमें से हमें राइट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइटिंग एन एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, कौन सा असेसमेंट होगा ये। सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने रिस्पॉन्स को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर द एग्जांपल ऑफ। जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जिसमें आप खुद से आंसर फ्रेम कर सको, कोई चीज़ वहाँ पे गिवन नहीं होती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिए जाएंगे और आपको खुद से ही उसके आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, ये आपका आंसर है। राइट एग्जाम्पल है बी का, दैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होंगे, किस चीज़ का एग्जाम्पल होंगे, तो राइट आंसर होगा आपका सेलेक्टिव रिस्पॉन्स असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ प्री टेस्ट टू फाइंड आउट वेयर यू कैन इम्प्रूव योर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसमें पूछा है कि कौन से ऐसे प्री टेस्ट होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चल पाता है कि हम अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को किस तरीके से और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कहाँ पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा फॉर्मेटिव। दैट इज फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वहाँ पे हम अपने टेस्ट मटेरियल को और ज़्यादा उसको बेटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय विच असेसमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन से असेसमेंट से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा सी, दैट इज समेटिव। अब समेटिव के थ्रू हम कैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका लॉन्ग टर्म, जैसे देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव आपका कोर्स के साथ साथ चलता रहता है। जब भी आपका जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया गया है तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिव टेस्ट आपके होंगे, बट जब आपका करिकुलम एंड होगा उसके टाइम पे अगर हम समेटिव टेस्ट लेते हैं तो वो जो होगा वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा देगा। क्यों देगा? क्योंकि मान लीजिए जैसे आपने MBA किया या आपने BBA किया या कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री ली, तो लास्ट में आपका टेस्ट होता है, उस टाइम पे आपको डिग्री दी जाती है और उस टाइम पे आपको ये पता चलता है कि हाँ आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, और आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ टाइम में जितने भी ईयर्स आएंगे उसमें उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विजेस आर अ डैश वे ऑफ असेसमेंट। क्विजेस को हम कौन सा असेसमेंट बोलते हैं ये आपको बताना है, मतलब क्विजेस कौन से असेसमेंट में आएगी। सो राइट आंसर विल बी ए, दैट इज फॉर्मेटिव। क्विजेस जो होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि कभी भी एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में हमेशा क्विजेस नहीं पूछे जाते हैं, एक फॉर्मल आपका एग्जाम पैटर्न होता है और आपको वो फॉलो करना होता है। बल्कि जो क्विजेस होते हैं जो कि हम अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, या क्विज मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हम मॉक टेस्ट होते हैं जो कि आपके, वो हमेशा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट डन टू विच पार्टी। कौन सी ऐसी पार्टी होती है जिसको हम रिजल्ट की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, मतलब रिजल्ट का रिपोर्ट हम किस पार्टी को नहीं बताते हैं। ओके, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत ही ईजी आंसर है ये। ऑप्शन ए है आपका लर्नर, ऑप्शन बी है पेरेंट, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी है आपका न्यूज़पेपर एजेंसी। सो राइट आंसर विल बी डी, दैट इज न्यूज़पेपर एजेंसी। न्यूज़पेपर एजेंसी को क्यों हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उस तरीके की सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ कि जब एक बच्चा किसी पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में मतलब टॉप कर लेता है तो उस केस में तो हम रिपोर्ट करते हैं न्यूज़पेपर एजेंसी को। बट यहाँ पे बात हो रही है एक नॉर्मल सिचुएशन की, जहाँ पर जो अगर हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें कि कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं जो कि रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक वीडियो में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लर्नर होता है, पेरेंट होते हैं, ठीक है, टीचर इटसेल्फ होता है और प्रिंसिपल होता है। ये पार्टीज होती हैं जिनको हम किसी भी इवैल्यूएशन का रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। उसमें न्यूज़पेपर पार्टी आपकी या न्यूज़पेपर एजेंसी कहीं पे भी कोई भी पार्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सक्सेस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। एक इवैल्यूएशन प्रोसेस के सक्सेस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है एनालाइजिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी है रिपोर्टिंग रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी है इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा हुआ है कि हम किस तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस की सक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सक्सेस को तो हम तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना जब हमारे पास रिपोर्ट हो, जब हम रिपोर्ट जो हमें मिलेगी इवैल्यूएशन की, जब हम उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ हमने क्या हमें सक्सेस मिली है इस पूरे
कोर्स से या इस पूरे इवैल्यूएशन से, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम जब हम उसको एनालाइज करते हैं। इवैल्यूएशन के प्रोसेस में आपको नहीं पता चलेगा सक्सेस क्या है आपकी, क्योंकि उस वक्त आपको रिपोर्ट नहीं मिली होगी। रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है कि आप किसी और को बताओगे तो क्या इससे आपको पता चलेगा। ऑफकोर्स जब आप एनालाइज करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या रियल में सक्सेस हुआ है उस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस का। ओके, तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जिन लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी और जिन्होंने टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से भी वीडियो नहीं देखी, तो ये वीडियो आपकी हाफ एन आवर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे चैट के साथ अपलोड हो जाएगी और अभी ये विदाउट चैट अपलोड होगी चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को फुल देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लॉन्च करने वाली हूँ जो कि आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे बेस्ड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप मिस मत करिएगा और वो पूरा जो वीडियो होगा वो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के 10 MCQs। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए, और ये आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो ये अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, उससे मतलब बेनिफिशियल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे मिलेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नोन एज थॉटलेस टीचिंग। किस लेवल ऑफ टीचिंग को हम थॉटलेस या विचारहीन शिक्षण के रूप में जानते हैं। ओके, थॉटलेस टीचिंग किसको कहते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, देखिए दिसंबर 2019 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी, ठीक है। डेली वीडियोस आते हैं और जो इस बार नया इनिशिएटिव है हमारा डायनामिक स्टडी का, तो वो ये है कि आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल रही हैं। तो हमने ऑलरेडी कॉमर्स, मैनेजमेंट, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पेपर कोड 55, होम साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाइए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज मेमोरी लेवल, ठीक है। जो मेमोरी लेवल होता है उसको हम थॉटलेस टीचिंग भी बोलते हैं। तो देखिए आज की जो क्लास है आपकी लेवल्स ऑफ टीचिंग में, इसमें हम आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 3-4 क्लासेस आपकी और होंगी जिसमें हम और ज़्यादा एडवांस्ड लेवल ऑफ जो आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं लेवल ऑफ टीचिंग में, उनको भी कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सिंगिंग माई पैशन, कल की क्लास आपको मिल जाएगी, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग। अभी हमने थॉटलेस की बात की थी, अब इस क्वेश्चन में आपको थॉटफुल टीचिंग के बारे में बताना है कि किस लेवल को हम थॉटफुल टीचिंग बोलते हैं। सुनीति, MCQs ही कराओगे, क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो गई हैं, क्लासेस सारी अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं और आपकी क्लासेस भी डेली प्रोवाइड की जाती हैं पेपर 1 की भी। अभी तक हम पॉलिटी कवर कर रहे थे, पॉलिटी के जितने रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी मैंने 3-4 क्लासेस और आपको प्रोवाइड की है। उसके अलावा फॉरेस्ट टॉपिक जो आपका है उस पर मैंने नई क्लासेस प्रोवाइड की हैं, तो आप डेली वीडियोज़ देखिए। ओके, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग। किस लेवल ऑफ टीचिंग को हम थॉटफुल टीचिंग कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, जिनको पता हो वो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कौन कौन से लेवल ऑफ टीचिंग्स हैं, और जिनको नहीं पता है उनको अभी जो रिप्लाई मिलेगा उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम थॉटफुल टीचिंग भी बोलते हैं। ओके, जो मैंने पहले क्लासेस कराई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं पहले की क्लासेस, जितनी बेसिक क्लासेस हैं वो सारी आप देख लीजिए जो पहले की क्लासेस हैं। उसके साथ साथ डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, तो वो भी वीडियोस आप देखिए। ओके, तो कृतिका ने आंसर कर दिया है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लासेस मैंने ऑलरेडी इस पे दी हुई है, बहुत सारे MCQs भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो अब हम और एडिशनल MCQs इस टॉपिक पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
ओके, मृतिका ने भी आंसर दिया है, राखी ने आंसर दिया है, नंदन झा ने आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज अपर थॉटफुल टीचिंग? अपर थॉटफुल टीचिंग किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये 3 क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किए मैंने, क्यों ये बेसिक क्वेश्चन इंक्लूड किए? तो कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में कभी कभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो आपको अगर आप भूल गए होते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरा पर्पस ये है कि इन क्वेश्चन से आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएं। ओके, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज द लोअर लेवल और प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग? किस लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोअर लेवल टीचिंग बोलते हैं या फिर प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं? ओके, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीरीज आपकी पड़ी हुई है, न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज। उस सीरीज में आपको अभी तक के जितने भी मैंने वीडियोस कराए हैं, जितने भी मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। Okay, which level of teaching is known as lower level? So right answer will be A, that is memory level. Memory level teaching को ही हम lower level या फिर primary level of teaching भी बोलते हैं। Okay, next question is which teaching level identifies rote learning? कौन सी teaching level में rote learning को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा emphasize किया जाता है या उसको identify किया जाता है? तो जल्दी से बताइए, rote learning किस teaching में आता है, किस लेवल ऑफ टीचिंग में रोट लर्निंग को कवर किया जाता है? रघुवीर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप नहीं है अभी। आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, तो मैं इसका ग्रुप क्रिएट कर दूंगी। इकोनॉमिक्स की क्लासेस अवेलेबल हैं निधि, इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 3 लेक्चर्स आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के, तो आप वो देख लीजिए चैनल पे जाकर। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है टीचिंग का, वहीं पे रोट लर्निंग को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रूट? ये किसने कहा था? ओके, मैं चेक करके बना दूंगी टेलीग्राम ग्रुप। कॉमर्स का ग्रुप है, जगदीश मिश्रा टेलीग्राम पे कॉमर्स का ग्रुप दिया हुआ है। ओके, देखिए जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या जिनको मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ टेलीग्राम पे, तो बहुत सारे मुझे पिंग आते हैं टेलीग्राम पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं आप लोगों को ऐड कर पाऊँ। तो अभी तक अगर मैंने ऐड नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी आपको ऐड कर दूंगी। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज मॉरिस। ठीक है, मॉरिस का फुल नेम क्या था, जल्दी से बताइए जिनको पता हो मॉरिस का फुल नेम। तो मॉरिस ने जो आपको दिया, इन्होंने बोला था कि टीचिंग और कुछ नहीं बल्कि सब्जेक्ट मैटर को रोट लर्निंग, रट कर पढ़ने को ही हम टीचिंग बोलते हैं, या रट कर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने को ही हम टीचिंग बोलते हैं। आप आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे डायनेमिक स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पिंग करना होगा जिस भी ग्रुप में आपको ऐड होना है। ठीक है, उसके अलावा आप डायनेमिक स्टडी फॉर एनटीए नेट सर्च करेंगे तो भी आपको मेन चैनल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टीचिंग लेवल टीचिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल? सॉरी, थिंकिंग एबिलिटी। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन विच टीचिंग लेवल थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल? अब यहाँ पे प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन मत पूछिए कि कट ऑफ क्या होगी मैम, क्योंकि फिर अगेन एक नया डिस्कशन आप स्टार्ट कर देंगे। अभी क्विज पे फोकस कीजिए। कॉमर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 जुलाई से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो सारे सब्जेक्ट्स की अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। पेपर 2 की कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, वो हम जुलाई के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, होम साइंस का भी चैनल है। चलिए पहले अब आप लोग चुपचाप क्विज पे पहले फोकस कर लीजिए। ठीक है, राइट आंसर है आपका
ए दैट इज़ मेमोरी लेवल। ऐसी कौन सी टीचिंग लेवल होती है जिसमें थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है? तो मेमोरी लेवल, हमें पता है कि मेमोरी लेवल कम्प्लीटली रोट लर्निंग पे फोकस होती है। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि चीज़ों को रटना। तो जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो हम थिंकिंग के बारे में नहीं सोचते, हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ उसको रटते हैं। ठीक है, हम सिर्फ रोट लर्निंग पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ट फॉर। हिस्ट्री क्लासेस आपकी जुलाई लास्ट में स्टार्ट होंगी। ओके, मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन से लेवल पे है? देखिए, आप लोगों को जो भी लाइव डिस्कशन करना है वो आप चैनल में एक दूसरे के साथ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे हमेशा ये देखा जाता है कि वहाँ पे बच्चों को रटने की आदत दिलाई जाती है, और मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है वो हमेशा हम प्राइमरी लेवल में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें सोचना नहीं होता है, क्योंकि उतना छोटा बच्चा कभी सोच नहीं सकता है, वो इतना ज़्यादा उसको एनालाइज नहीं कर सकता है, बट उसको याद करने की, उसकी जो रोट लर्निंग की थिंकिंग मतलब कैपेसिटी होती है वो हम डेवलप कराते हैं। ओके, सो राइट आंसर विल बी प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who performed the primary role in memory level teaching? जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है उसमें प्राइमरी रोल किसका होता है, या फिर आप कह लीजिए कि मेन रोल किसका होता है? ऑप्शन है आपके टीचर, लर्नर, प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स। रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, रिजल्ट आपका 15 के पहले नहीं आने वाला है, तो 15 तक वेट करिए। एनटीए ने बहुत पहले जब नोटिफिकेशंस ने दी थी एग्ज़ाम की, तभी उन्होंने बता दिया था कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट होगा। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पहले आ जाएगा? ऑफकोर्स 15 से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। डेली एक ही डिस्कशन आप लोग सारे ग्रुप्स में करते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज टीचर। टीचर जो होता है वही प्राइमरी रोल को वहाँ पे प्ले करता है मेमोरी लेवल टीचिंग में। अब यहाँ पे टीचर क्यों रोल प्ले करेगा, ठीक है, उसका रीज़न ये है, देखिए हमने दो टॉपिक पे बात करी थी, एक हमने बोला था टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो अगर हम मेमोरी लेवल टीचिंग की बात करें तो वो कम्प्लीटली टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर खुद डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को क्या चीज़ रटवानी है, क्या चीज़ उसको याद करानी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप स्टूडेंट्स को देखें जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो क्या वो आप उनसे जाकर पूछते हैं कि आपको आज क्या पढ़ना है? ऑफकोर्स जो आपको पढ़ाना होता है, अगर आपने डिसाइड किया कि आज मुझे स्टूडेंट्स को ABCD याद कराना है, तो आप वही उनको पढ़ाते हो, ना कि उनसे पूछते हो, ठीक है। तो प्राइमरी रोल जो होगा वो टीचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए किस लेवल ऑफ टीचिंग को प्री रिक्विजिट मानते हैं, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक किस चीज़ को मानते हैं, किस लेवल ऑफ टीचिंग को मानेंगे? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका, सॉरी ए। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज मेमोरी लेवल। अब ये कैसे होगा, आपको पता है कि पहले मेमोरी लेवल होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो पहले वाला लेवल होगा वो दूसरे वाले लेवल के लिए एक तरीके का बेस होगा, ठीक है। जब तक आपका मेमोरी लेवल आपको नहीं समझ में आएगा, वो लेवल ऑफ टीचिंग आपने अगर नहीं दी है, तो आप उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो उसका बेस होगा वो आपका उससे छोटा वाला जो लेवल होगा वो होगा हमेशा, ठीक है। सबसे पहले मेमोरी लेवल आपका बेस होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेस होगा रिफ्लेक्टिव लेवल का, और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए दोनों ही लेवल आपको क्रॉस करना होगा, उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे आएंगे। ओके, तो चलिए फाइनल अपना स्कोर्स बता दीजिए। ओके, राखी के 10 आउट ऑफ 10 हैं, वेरी गुड राखी। दीप्ति के 9 हैं, गुड दीप्ति। GPL पवी के 8 हैं। ओके, तो आज की क्लास बहुत इजी थी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, तो इसमें एटलीस्ट आपको
10 या फिर 9 या फिर 8 एटलीस्ट आपको करने हैं स्कोर। ओके, जगदीश के 9 हैं, रीना के 9 हैं, ओके, उमेश के 8 हैं, स्वाति पांडे के 9 हैं, ईशा के 9 हैं, कृतिका के 10 हैं। 10th का आंसर है आपका ए, मेमोरी लेवल। ओके, देखिए जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है वो टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर दीजिए, या फिर आप चैनल को सर्च कर लीजिए डायनेमिक स्टडी फॉर एनडीए नेट। सोनाली के 9 है आउट ऑफ 10, अनु ग्रोवर के 9 है आउट ऑफ 10, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।